तो स्टूडेंट्स, आज अपन करते हैं नर्व इम्पल्स एंड प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो सबसे पहले आता है कि नर्व इम्पल्स यानी तंत्रिका आवेग क्या है। तंत्रिका तंतु पर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी की एक तरंग के प्रोपेगेशन यानी संचरण में होने वाली फिजिकल व केमिकल घटनाओं का संपूर्ण योगफल है। अर्थात इसकी दूसरी परिभाषा ये होती है कि तंत्रिका तंतु पर स्वीप होने वाले इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन की एक तरंग है। तो इस तरह से नर्व जो इम्पल्स है, ये किस तरह से इसका प्रोपेगेशन होता है कि एक नर्व फाइबर से यानी न्यूरॉन जो होते हैं उससे ये पूरे नर्व सिस्टम के अंदर एक भाग से दूसरे भाग तक कैसे जाती है। तो अपने पहले करते हैं प्रोपेगेशन इन ए नॉन माइलिनेटेड फाइबर, यानी जिसके अंदर माइलिन शीथ नहीं पाई जाती है। इस तरह के नर्व फाइबर पर इस नर्व इम्पल्स किस तरह से संचरण इसका होता है या प्रोपेगेशन किस प्रकार से होता है। तो तंत्रिका आवेग का उद्गम तथा संचरण जो है इसको अपने 5 भागों में बांटा गया है। पहला है ओरिजिन ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल, दूसरा डिपोलराइजेशन, तीसरा रीपोलराइजेशन, चौथा सोडियम पोटेशियम पंप और पांचवा एक्शन पोटेंशियल। तो ये 5 इस पूरी प्रक्रिया को इन 5 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला पार्ट लेते हैं इसका, ओरिजिन ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल। विश्राम अवस्था में तंत्रिका तंतु में सेल मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है तथा बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है। बाहर का पॉजिटिव चार्ज सोडियम आयन के कारण होता है, यानी बाहर जो है वो सोडियम व क्लोराइड आयन पाए जाते हैं, क्योंकि जो सोडियम आयन है वो अधिक होते हैं, इसलिए बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि अंदर पोटेशियम व ऑर्गेनिक रेन आयंस पाए जाते हैं, एनायंस पाए जाते हैं। तो ऑर्गेनिक एनायंस के कारण अंदर जो है नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। तो इस तरह से जो तंत्रिका तंतु है बाहर से पॉजिटिव होते हैं, अंदर से नेगेटिव होते हैं, तो दोनों तरफ उनके चार्ज पाया जाता है। इस प्रकार विश्रामावस्था में तंत्रिका तंतु पोलराइज्ड या ध्रुवीकृत होते हैं। इस अवस्था में तंत्रिका तंतु के बाहरी तथा आंतरिक भागों पर आवेश के अंतर को रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। इस पोटेंशियल को तंत्रिका तंतु में इलेक्ट्रोड लगाकर एक गैल्वेनोमीटर की सहायता से मापा जा सकता है। एक इलेक्ट्रोड को कोशिका झिल्ली के भीतर तथा दूसरे को कोशिका झिल्ली के बाहर लगाया जाता है तथा इनको गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया जाता है। इस अवस्था में गैल्वेनोमीटर एक विद्युत विभवीय अंतर यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस शो करता है, जो कि नॉर्मली -70 MV होता है। दूसरा आता है डीपोलराइजेशन। किसी तंत्रिका का उद्दीपन तंत्रिका तंतु झिल्ली की परमेबिलिटी को परिवर्तित कर देता है। कि कोई भी तंत्रिका जब स्टिमुलेट होती है तो जो तंत्रिका तंतु की झिल्ली होती है उसकी परमेबिलिटी यानी पारगम्यता जो है वो परिवर्तित हो जाती है। यह जो स्टिमुलाई है
ये मैकेनिकल हो सकती है, इलेक्ट्रिकल हो सकती है, केमिकल हो सकती है, यानी किसी भी तरह की ये नेचर में किसी भी तरह की हो सकती है। इससे सोडियम आयन जो है शीघ्रता से भीतर प्रवेश करने लगते हैं, यानी जो सोडियम आयन बाहर थे वो अंदर जाने लगते हैं। क्योंकि प्रत्येक सोडियम आयन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इस मूवमेंट से बाहर की तुलना में अंदर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि अंदर ऑलरेडी पोटेशियम है, तो पोटेशियम भी पॉजिटिव होता है, और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज जो है अंदर ज़्यादा हो जाता है, तो अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, जिससे तंत्रिका तंतु डीपोलराइज्ड हो जाता है, यानी उसका संतुलन बिगड़ जाता है। उसका जो पोलैरिटी थी उसकी, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, वो पोलैरिटी उसकी नष्ट हो जाती है। तो इसे कहते हैं डीपोलराइजेशन। तीसरी स्टेज है रीपोलराइजेशन, पुनर्ध्रुवण। तंत्रिका आवेग जैसे ही आगे बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज पोटेशियम आयन सोडियम आयन के अंतर प्रवाह की अपेक्षा शीघ्रता से बाहर जाने लगते हैं। सोडियम आयन बाहर से अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं, और पोटेशियम आयन जो है, जो अंदर थे, वो अब बाहर आने लग जाते हैं। कोशिका से बाहर गति करने पर यह पॉजिटिव चार्ज रीपोलराइजेशन के प्रक्रम का आरंभ कर देते हैं, यानी जो डीपोलराइजेशन हुआ था ये रीपोलराइजेशन होने लग गया, कि बाहर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लग गया, अंदर नेगेटिव चार्ज वापस डेवलप होने लग गया। तो इस तरह से रीपोलराइजेशन प्रारंभ हो जाता है। तो इसमें जो झिल्ली है वो बाहर से पॉजिटिव और अंदर से वापस नेगेटिव होने चालू हो जाती है। इसे रीपोलराइजेशन कहते हैं। इस समय बाहर की तुलना में भीतर की ओर -70 MV या इससे अधिक नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो ये रीपोलराइजेशन हो गया। पहले डीपोलराइजेशन हुआ, अब रीपोलराइजेशन। सोडियम पोटेशियम पंप। रीपोलराइजेशन के कारण जो बाहर पॉजिटिव चार्ज और भीतर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, परंतु रेस्टिंग स्टेज नहीं आई, विश्राम अवस्था प्राप्त नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि बाहर का पॉजिटिव चार्ज सोडियम के कारण था, अंदर का पॉजिटिव चार्ज, अंदर जो नेगेटिव चार्ज था वो ऑर्गेनिक एनायन के कारण था। तो अब बाहर जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके कारण हुआ है? पोटेशियम के कारण। तो विश्राम अवस्था नहीं पहुंची है, अब स्थिति उससे अलग है। क्योंकि इस समय सोडियम आयन की भीतर तथा पोटेशियम आयन की बाहर संख्या सामान्य से अधिक होती है। तंत्रिका में पोटेशियम सोडियम पंप सोडियम आयन को बाहर निकालकर पोटेशियम आयन को भीतर लेकर दोनों ओर के द्रव्यों की विश्राम अवस्था का सामान्य रासायनिक संयोजन पुनः स्थापित करता है। यानी जो बाहर पोटेशियम आयन बाहर आया उसे वापस अंदर की ओर धकेला जाता है, और अंदर जो सोडियम गया है उसको बाहर निकाला जाता है। तो इस तरह से वापस जो है जो उसकी जो पोलराइज्ड स्थिति थी उसको स्थापित किया जाता है। इसमें लगभग 2 से 4 मिलीसेकंड का समय लगता है। इस बीच कोशिका कला की पारगम्यता भी सामान्य हो जाती है। अपनी स्थिति पुनः प्राप्त करते समय कुछ समय के लिए तंत्रिका तंतु को उत्तेजित नहीं किया जा सकता है। इस काल को रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। पांचवी अवस्था आती है एक्शन पोटेंशियल या क्रिया विभव, कि जैसे ही सोडियम आयन
तेजी से तंत्रिका तंतु में प्रवेश करते हैं, उस बिंदु पर तंतु की बाहरी सतह क्षणिक रूप से ऋण आवेशित यानी नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाती है। कि सोडियम आयन तंत्रिका तंतु में प्रवेश करते हैं, तो जब सोडियम आयन अंदर चले गए तो बाहर क्या हुआ कि क्लोराइड आयन यानी नेगेटिव आयन रह गए। तो उस बिंदु पर तंतु की बाहरी सतह कुछ समय के लिए नेगेटिव चार्ज हो जाती है। इस बिंदु के साथ तंत्रिका तंतु अभी भी पॉजिटिव चार्ज्ड रहता है। तो इन दो क्षेत्रों के मध्य विभव में यह अंतर क्रिया विभव कहलाता है। यानी एक तरफ बाहर जो है वो नेगेटिव चार्ज था और उसके पास में ही पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव के कारण जो विभव में अंतर है, एक्शन, उसे एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। क्रिया विभव किसी तंत्रिका तंतु के स्टिमुलेशन तथा विश्रामावस्था के भागों के मध्य होने वाला अस्थायी परिवर्तन है। यानी किसमें कि स्टिमुलेशन स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर के वापस जो रेस्टिंग स्टेज आती है, उसके बीच में जो अस्थायी परिवर्तन होते हैं उनको एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। विपरीत विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अतः पॉजिटिव एक्सॉन झिल्ली की दोनों सतह पर नेगेटिव आवेश की ओर गति करते हैं। इससे आवेग स्थल से संलग्न झिल्ली के एक भाग में आवेश का आंशिक उदासीनीकरण अथवा डीपोलराइजेशन हो जाता है। यह विध्रुवण एक्सॉन झिल्ली को और अधिक पारगम्य बना देता है। इससे सोडियम द्रुत गति से एक्सॉन के अंदर प्रवेश करने लगते हैं। यह प्रक्रम प्रज्वलित, इग्नाइट तथा प्रदीप्त, फ्लेयर अप होकर क्रिया विभव अर्थात तंत्रिका आवेग को उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से एक तंत्रिका आवेग उत्पन्न हो जाता है। तंत्रिका आवेग तंत्रिका तंतु से होकर धीरे धीरे बाइट बाय बाइट आगे बढ़ता है। इस प्रकार तंत्रिका आवेग तंत्रिका तंतु पर अग्रसर होने वाले डीपोलराइजेशन या विध्रुवण तथा पुनर्ध्रुवण रीपोलराइजेशन की एक स्वसंचारी तरंग सेल्फ प्रोपेगेटिंग वेव है। यानी डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के रूप में यह एक छोटी तरंग के रूप में आगे बढ़ता है। तंत्रिका आवेग की तुलना पटाखों की एक लड़ी के ज्वलन से की जा सकती है। जिस तरह से अपने पटाखों की एक पूरी लड़ी को अपने एक तिल्ली लगाते हैं और वो तिल्ली उसके लगाने के बाद जो उसकी चिंगारी है वो धीरे 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 आगे चलते चलते सारे पटाखों के अंदर फैलती है और पटाखे फूटते जाते हैं। जब माचिस की एक जलती हुई तिल्ली पटाखों की लड़ी के एक छोर पर लगाई जाती है तो एक चिंगारी उत्पन्न हो जाती है जो लड़ी पर आगे बढ़ने लगती है, तो पूरी लड़ी के अंदर वो फैलती जाती है। इस गति के लिए आवश्यक ऊर्जा जलती हुई तिल्ली की ऊर्जा से प्राप्त न होकर के पटाखों में अंतर्विष्ट रसायनों से प्राप्त होती है। यानी इसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी पटाखों के अंदर जो भरा हुआ पदार्थ होता है उससे मिलती है। तय की जाने वाली दूरी के अनुसार चिंगारी क्षीण यानी वीक नहीं पड़ती। यानी जितनी
क्षमता से स्टार्ट हुआ था उतनी ही क्षमता से वो अंत तक चलती है। यदि लड़ी शाखित ब्रांच्ड है तो चिनगारी प्रत्येक शाखा में अनमिनिस्ड स्ट्रेंथ के साथ पारित हो जाती है। अनडाइमिनिस्ड स्ट्रेंथ के साथ अहराशित प्रबलता, यानी किसी प्रकार का उसमें कमी नहीं आती, वो पूरी की पूरी उसी क्षमता से आगे बढ़ती है जिस क्षमता से वो स्टार्ट हुई है, तो उसमें किसी प्रकार की उसमें कमी नहीं आती। तो ये था कि प्रोपगेशन इन ए नॉन माइलिनेटेड नर्व। अब दूसरा आता है प्रोपगेशन इन माइलिनेटेड नर्व, कि माइलिन शीथ जिस पर पाई जाती है उसमें नर्व इम्पल्स कैसे प्रोपगेट करती है या कैसे उसका संचरण होता है। माइलिन एक्चुअली क्या होती है कि एक लिपिड की लेयर होती है ऊपर, जो कि नर्व तंतु के ऊपर लगी रहती है। यह एक इंसुलेटर की तरह कार्य करती है, किंतु यह इंसुलेशन नोड्स ऑफ रेनवियर पर खंडित होता है, कि एक इंसुलेटेड लेयर होती है, परंतु ये इसके बीच बीच में नोड्स पाए जाते हैं जिनको नोड्स ऑफ रेनवियर कहा जाता है। तो ये जो नोड्स होता है इस पर ये इंसुलेशन नहीं पाया जाता। आवेग माइलिन पर एक परत से अगली परत तक प्रभावित होता है, यानी बीच में दो नोड है, दो नोड के बीच में इंसुलेटेड परत होती है, वसा की परत होती है, तो जो आवेग है वो एक नोड से सीधा दूसरी नोड पर जंप करता है। इस विधि में आवेग एक परत से दूसरी परत पर उछाल लीपिंग द्वारा गति करते हैं, अतः इस प्रकार के संचरण को वाल्गी संचरण एंड साल्टेटरी प्रोपेगेशन कहा जाता है, जिसमें विद्युत धारा तंत्रिका झिल्ली की संपूर्ण लंबाई में सतत रूप से गति करने के स्थान पर कूदान यानी जंपिंग या स्कीपिंग या डांसिंग या लीपिंग द्वारा एक नोड से दूसरे नोड तक प्रभावित होती है। तो इस तरह से ये इसमें एक नोड से सीधे दूसरे नोड पर जंप करके ये नर्व इम्पल्स पहुंचता है। वल्गी संचरण आवेग की गति को बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा दिया? कि सीधा जंप करके जा रहा है तो इसमें इसकी गति जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इस विधि में केवल रेनवीर की नोड्स पर ही तंत्रिका झिल्ली का डिपोलराइजेशन आवश्यक होता है। इसके फलस्वरूप माइलिन आच्छादित न्यूरॉन में माइलिन रहित न्यूरॉन की अपेक्षा आवेग संचरण लगभग 20 गुना द्रुततर यानी फास्टर होता है। तो ये जंप करके जाता है तो इसलिए ये तेज गति से जाता है। तो इस प्रकार से एक माइलिनेटेड नर्व जो होती है उसके अंदर इसका संचरण होता है। तो ये आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।